हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस चैनल स्टडीज ड्यूटी मोडोमियो में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान में 1857 की क्रांति, और उसमें हम देख चुके थे रियासतों की जो क्रांति हुई थी वो, और उसके बाद जो क्रांतिकारियों के एक दो नाम थे, अमरचंद बांटिया, तात्या टोपे। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी तात्या टोपे के बारे में। अब हम देखेंगे क्रांति के विफल होने के कारण। तो क्रांति के विफल होने के कारण क्या है? पहला कारण तो यही था कि जो राजा थे अपने यहाँ के राजपुताने के, वो अदूरदर्शी थे। तो उनका अदूरदर्शिता जो थी वो इसका विफलता का पहला कारण बनता है। क्यों? क्योंकि जो राजा थे उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अंग्रेज अभी तो हमारे सहायक बने हुए हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद हमारी भी वही हालत होने वाली है जो बाकी ब्रिटिश भारत की थी, बंगाल वगैरह उधर के राजाओं की, अवध वगैरह। तो उन्होंने जब सामंतों को हटा रहे थे, यहाँ अपनी सेनाएं लगा रहे थे, बाकी लोग जो व्यापारी थे उनका निष्क्रमण करवा रहे थे, यहाँ से निकाल के अपने क्षेत्र में ले जा रहे थे, तब राजाओं को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि आने वाले टाइम में हम इनके दोस्त या सहायक नहीं रहेंगे, हम इनके गुलाम बन के रह जाएंगे। तो यही कारण बाद में क्रांति के विफलता का कारण बना। दूसरा, उनका राजाओं का अंग्रेज भक्त होना, जिसके कारण सभी राजाओं ने, लगभग सभी राजाओं ने, शाहपुरा और थोड़ा बूंदी वाले को छोड़ सकते हैं, बाकी सभी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया क्रांति को दबाने में। अगर कम से कम साथ नहीं देते ना तो भी काफी बड़ी बात होती। चलो मतलब न्यूट्रल रहते, तटस्थ रहते, न अंग्रेजों की तरफ न क्रांतिकारियों की, तो भी काफी सफल हो सकती थी। लेकिन उन्होंने तो उल्टा अंग्रेजों का साथ दिया। तो राजाओं का अंग्रेज भक्त होना। और अब दूसरा कारण अगर हम देखेंगे तो दूसरा कारण यह आएगा कि जो क्रांतिकारी थे वो अलग अलग जगह के थे और उनमें कभी आपस में सामंजस्य बैठ ही नहीं पाया, और न ही उनका कोई एक अकेला मतलब एकल नेतृत्व नहीं था। अलग अलग जगह लोगों का अलग अलग नेतृत्व था। अब जैसे अपन नसीराबाद छावनी में देखेंगे तो वहां बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया और वो रवाना हुए। फिर नीमच में देखेंगे तो वहां पहले हीरा सिंह थे और मोहम्मद अली बेग ने भी विद्रोह किया था, और उसके बाद अलग अलग चेंज होते रहे नेतृत्व। देवली में देखेंगे तो भी अलग थे। उसके बाद अगर एरिनपुरा में देखेंगे तो वहां भी अलग अलग थे। आबू में कोई और था, एरिनपुरा आते ही नेतृत्व तो बदल जाता है, तो भी अलग आदमी। तो बाद में आहुआ के ठाकुर बन जाते हैं। तो कुल मिला के उनका कोई सिंगल नेतृत्व उनको कभी नहीं मिल सका। और किसी भी संगठन हो या फिर कोई भी चीज हो, क्रांति हो, उनके सफल होने के लिए सबसे पहली चीज यही होता है नेतृत्व। अब नेपोलियन जैसे नेतृत्व करता मतलब कम सेना को रखते हुए भी बहुत बड़े भाग को जीत सकते हैं, जबकि अगर सेनापति अच्छा नहीं हो तो उसके पास भले ही कितनी बड़ी सेना हो वो कोई काम की नहीं है। तो दूसरा ये था कि नेतृत्व विहीन होना, नेतृत्व विहीन। और कैसा नेतृत्व विहीन? मतलब एकल नेतृत्व नहीं था, कोई एक प्रमुख नेता नहीं था, अलग अलग टाइम ही शुरू हो गई थी, समय भी उनका निश्चित नहीं था। तो तीसरा कारण ये भी लिख सकते हैं कि जो समय की थी वो भी, समय का सामंजस्य भी नहीं था, या समय में एक रूपता नहीं थी, ये लिख सकते हैं। समय की एक रूपता न होना, अलग अलग जगह वहां जाते गए तब उनमें आपस में क्रांति का प्रवाह होता गया, एक से दूसरे, मतलब देखा देखी। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही टाइम पे शुरू किया जाए। पहले इनकी तारीख तय हो रखी थी, लेकिन पूरे भारत में भी जब उस तारीख से नहीं हुआ तो राजस्थान में तो कहां से होगा? राजस्थान में तो और भी बाद में शुरू हुआ, 28 मई को। भारत में 10 मई को हुआ, यहाँ तो 28 मई को हुआ। तो समय की एक रूपता नहीं थी। चौथा कारण कि जो क्रांतिकारी थे उनमें आपस में संपर्क की कमी थी। संपर्क प्लस एकता प्लस संगठन, इनको साथ में ही लिख सकते हैं अपन, इन सब की कमी थी। आपस में उनके कोई संपर्क साधने की उस वक्त इतनी बड़ी जो उनकी जो संपर्क का नेटवर्क होता है या जाल होता है वो नहीं बिछा हुआ था। बस अपनी अपनी जगह सब क्रांति कर रहे थे, और लगभग सबके कारण भी थे ना, वो भी समान नहीं थे। कई लोगों के कारण भी क्रांति के अलग थे, कईयों के कारण शायद स्वार्थ परक भी थे, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर कारण एक मान भी लेते हैं तो भी उनमें संगठन और एकता और संपर्क की कमी थी। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अंग्रेजों के समान वो युद्ध कौशल में दक्ष नहीं थे। उनके पास इतने हथियार भी नहीं थे, हथियार सीमित थे, हथियार की मात्रा भी सीमित थी, और अच्छे हथियार नहीं थे। तो अंग्रेजों की तुलना में युद्ध कौशल में कम दक्ष होना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कम वीर थे,
वीर होना अलग चीज है और कौशल अलग चीज है। कौशल ट्रेनिंग से बढ़ता है, जबकि वीरता किसी ट्रेनिंग से नहीं बढ़ती। वीरता एक मतलब स्वाभाविक गुण है, नेचुरल गुण है, बचपन से ही हो सकता है। बच्चा जन्म से ही वीर हो सकता है, लेकिन जन्म से कुशल नहीं हो सकता। तो अंग्रेजों की तुलना में युद्ध कौशल में कम दक्ष थे। कौन? क्रांतिकारी। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जो अपने यहाँ राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाई। तो अब आगे हम देखेंगे इसके क्रांति के बाद क्या हुआ, उसके क्या परिणाम रहे। तो ये कारण हो सकता है 2 या 5 नंबर में कभी किसी एग्जाम में जो सब्जेक्टिव उसमें पूछ सकते हैं। तो क्रांति के परिणाम अब हम देखेंगे। तो पहला तो परिणाम क्रांति का शुरुआत में यही होता है, जो यहां का परिणाम नहीं अंग्रेजों का परिणाम मान सकते हैं कि अंग्रेजों पर क्या परिणाम, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो वो ये था कि जो पहले शासन था ना, ब्रिटिश शासन, वो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी। अब शासन शिफ्ट हो गया, बदल गया। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी से शासन कहां चला गया? ब्रिटिश ताज के पास। तो पहला यही है कि शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां स्थानांतरित हो गया? ब्रिटिश ताज के पास। उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, बोला भैया तुमसे ना हो पाएगा अब। और दूसरा कारण जो हम देख सकते हैं वो ये हो गया, परिणाम सॉरी, कि अब जब ये बदल गया तो जो अपने गवर्नर जनरल होता था उसका भी जो एक तरह से पद तो वही रहा, लेकिन उसका थोड़ा सा नाम बदल दिया। अब पहले तो वो गवर्नर जनरल होता था, अब वो ब्रिटिश ताज का वायसराय बन गया। तो गवर्नर जनरल मतलब जीजी, गवर्नर जनरल अब क्या बन गया? अब बन गया वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। उसके वक्त क्रांति हुई थी, फिर पहला वायसराय भी उसी को मान सकते हैं क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो दूसरा जो परिवर्तन था वो ये हुआ था कि गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। अब तीसरा प्रभाव अपनी देसी रियासतों पर पड़ा कि देसी रियासतें पहले तो दोस्त बनी हुई थी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, अंग्रेज और देसी रियासतें गाते रहते थे। लेकिन बाद में गाना शुरू हो गए, दोस्त दोस्त ना रहा। तो देसी रियासतें अब पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई, एक तरह से उनके गुलाम बन गए, जैसे बाकी ब्रिटिश भारत था, बंगाल वगैरह, पूर्णतः अंग्रेजों के नियंत्रण में या गुलामी में आ गई, नियंत्रण में आ गई। चौथा, तो चौथा ये था बेचारी जनता पर प्रभाव पड़ा। पहले तो उसका जो धनी था, मतलब मालिक, धनी धोरी एक ही था, अब उसके दोनों तरफ 2 हाथ खींचने वाले थे, हाथ टूटने वाले थे बेचारे के, कि एक तरफ तो अंग्रेज खींच रहे थे, एक तरफ राजा, मतलब उस पर दोहरी गुलामी का अंकुश लगा। तो जनता पर जो था वो दोहरी गुलामी। दोहरी गुलामी कौन सी भाई? ब्रिटिश प्लस राजा का अंकुश लगा। अब उनको दोहरी गुलामी भुगतनी पड़ रही थी और मनमाने, राजा कहता इतना कर लो, तब तक ब्रिटिश बोलते ये कर दो वो कर दो, तो उनको दोनों तरफ से झेलना पड़ता था। दोहरी गुलामी का अंकुश लगा। तो 4 प्रभाव ये पड़े। कुछ 2 प्रभाव तो है अंग्रेजी शासन पर और 2 प्रभाव है अपनी देसी रियासत के राजा और उनकी जनता पर। अब 5वां देख लेते हैं। तो 5वां प्रभाव ये है कि जो अंग्रेज लोग थे, पहले जो अंग्रेज लोग हैं वो राजाओं से, जो देसी रियासतें थी उनसे विरोधात्मक, मतलब उनको हड़प लो किसी बहाने से। ये पूरे भारत का ही देख लो, पूरे भारत के संदर्भ में, कि या तो हड़प लेते थे या उनसे युद्ध करके उनके गुलाम पूरी तरह से गुलाम बना लेते थे, उन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं देते थे, मतलब एक तरह से पूर्णतः प्रतिबंध, पूरा विरोध करते थे उनका। जबकि अब थोड़ा सा उनका रवैया क्या हो गया? सहयोगात्मक हो गया, मतलब समझाइश वगैरह का भी, और दोनों तरफों की बात को थोड़ा थोड़ा मानने का रवैया उनका हो गया था। तो राजाओं
अंग्रेज राजाओं के प्रति विरोधात्मक रवैये को छोड़ के कैसा अपना लिया था? सहयोगात्मक रवैये को छोड़कर सहयोगात्मक रवैया अपना लिया। तो विरोधात्मक को छोड़ के सहयोगात्मक, बस इतना याद रख लो तो समझ में आ जाएगा। ये रवैया उन्होंने अपना लिया। और उसके बाद छठा कारण, ये मिटाना पड़ेगा मुझे। अब छठा, सातवां, आठवां साथ में ही देख लेते हैं। छठा, सातवां, आठवां, ये तीन तरह के वर्गों की बात है। पहला जो मैंने अभी बताया ही था कि उनके प्रति सहयोग की नीति, राजाओं के प्रति। तो राजाओं के प्रति अंग्रेजों ने क्या किया? क्योंकि राजाओं ने क्रांति में किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो उनके प्रति कैसा रवैया अपनाया? सहयोगात्मक या सहयोग की नीति। तो उनसे सहयोग की नीति अपनाई। दूसरे थे सामंत। तो ज्यादातर सामंतों ने ही विद्रोह में भाग लिया था, सामंतों ने सहायता की थी। अपन ने पढ़ा था सलूम्बर के, कोठारिया के, आउआ के, ये सब सामंत ही तो थे। तो सामंतों ने किसका साथ दिया था? विद्रोहियों का या क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का साथ दिया था। तो उनको प्रभावहीन करने की कोशिश की गई, मतलब सामंतों को हटाना। सामंतों की जो जागीर थी, वो जागीरदार थे, जागीर छीन के उसको खालसा बना देना। खालसा मतलब सीधा राज्य के अंडर में, और सामंतों को हटा ही देते थे। तो उनसे कैसी नीति अपनाई गई? उनको प्रभावहीन करने की कोशिश की गई। और तीसरे थे वैश्य वर्ग, मतलब व्यापारी। तो उन्होंने भी ज्यादातर ने क्या किया था? अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ, इक्का दुक्का छोड़ के। तो उनके साथ भी कैसी नीति अपनाई गई कि उनको संरक्षण दिया गया। उनके लिए ऐसी नीतियां बनाई गई जो उनके हित में हो, संरक्षण दिया गया। तो ये तीन प्रभाव तीन वर्गों के, राजाओं के साथ सहयोग की नीति, सामंतों को प्रभावहीन किया गया, और वैश्य वर्ग को संरक्षण दिया गया। और उसके बाद चूंकि उन्होंने क्रांति के कारणों पे विचार किया, किस वजह से क्रांति हुई, तो नौवां ये था कि उन्होंने एक, ये इंपॉर्टेंट है, पील आयोग का गठन किया। किस आयोग का? पील आयोग। और उसने क्या सजेस्ट किया कि जो सेना है अंग्रेजों की, उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या क्या की जाए? कम की जाए, क्योंकि ज्यादातर विद्रोह देसी सैनिकों ने किया था। भारतीय सैनिकों की संख्या कम की जाए और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या या यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाए। ये उन्होंने सिफारिश दी पील आयोग ने, और ये उन्होंने अंग्रेजों ने लागू भी किया। और जिसमें सिख, गोरखा, इन लोगों ने ज्यादातर किसका साथ दिया था? अंग्रेजों को ही दिया था। तो भारतीयों में भी उनको ज्यादा प्राथमिकता दी गई, उनकी संख्या हर जगह ज्यादा रखी गई। ये तो था पील आयोग। उसके बाद जो 10वां आता है वो ये है कि राजा और सामंत के आपस में जुड़ाव को नष्ट करने की कोशिश की गई। जब ये खत्म हो जाएगा तो राजा पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन आ जाएंगे। तो राजाओं और सामंतों के बीच की कड़ी को खत्म करने की कोशिश, ये जो जुड़ाव था किसके बीच? सामंतों के बीच, इसको खत्म करने की कोशिश की गई। और इसके लिए उन्होंने एक, वाल्टर नाम का आदमी था, उसने एक योजना भी दी जिसको वाल्टर कृत योजना कहते हैं। 1869 में दी थी, शिक्षा के लिए, उनके बच्चों के लिए। राजा और सामंत का मतलब आपस में जुड़ाव खत्म करना, और प्लस इससे एक तीर दो शिकार हो जाएंगे। राजा सामंत दोनों का जनता से भी जुड़ाव खत्म करना। किससे? जनता से भी जुड़ाव खत्म करना। मेन तो ये जनता वाला ही था, क्योंकि सामंतों को तो प्रभावहीन करने में लग गए थे, तो उनका जुड़ाव वैसे ही कम हो रहा था। तो राजा और सामंतों
दोनों का जनता से पहले बहुत जुड़ाव रहता था, जनता से जुड़े हुए रहते थे, तभी तो उनके प्रति अच्छी नीतियां बना पाते थे और जनता भी राजा की समर्थक थी। ऐसे बहुत राजा हुए हैं जिनकी जनता एक तरह से फैन रही, उनके गुणगान गाती, लेकिन बाद में ऐसे राजा नहीं आए। वो अत्याचारी, उनकी नजर, जनता की नजर में अत्याचारी हो गए, विलासी हो गए और राजा को जनता खराब मानने लगी। तो ये किस कारण हुआ कि राजा और सामंत जो लोग थे उनका जनता से जुड़ाव समाप्त करने के लिए इनके जो बेटे थे या इनकी जो संतानें थी उनके लिए अलग शिक्षा नीति, अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई। अलग शिक्षा की व्यवस्था, और ये योजना किसने दी? वाल्टर ने। वाल्टर कृत योजना बोल सकते हैं इसको, वाल्टर कृत योजना। वाल्टर ने ये योजना दी थी और 1869 में दी थी। और इसी योजना पर अमल करते हुए अपने जो अजमेर में मेयो कॉलेज खोला गया 1875 में। तो इसी योजना पर अमल करते हुए क्या किया गया? जनता से जुड़ाव खत्म करने के लिए, क्योंकि जनता के बीच उनके बेटे रहेंगे ही नहीं तो जनता से उनका कोई लगाव ही नहीं रहेगा। वो जनता की परेशानियां, जनता की मजबूरियां, कौन सा लगान लेना चाहिए, कौन सा कर नहीं लगाना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाएंगे। जनता के बीच रहेंगे तभी तो उनकी, किसानों की परिस्थितियां, लोगों की परिस्थितियां समझेंगे। लेकिन जब वो दूर ही पढ़ेंगे हाई फाई कॉलेज में, स्कूल में, तो उनकी परेशानी नहीं समझ पाएंगे। तो इसी को लागू करते हुए 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज खोला गया, जो अभी भी है अजमेर में मेयो कॉलेज खोला गया। तो ये भी इसी के प्रभाव के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद की जो क्रांति हुई थी उसको दबाने में अंग्रेजों को बहुत परेशानी हुई। क्यों? इधर से उधर भागना पड़ता था, संचार की इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो सूचनाएं टाइम पे नहीं पहुंचती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, कौन सा कारण था मैं भूल गया, लेकिन जो भी है अगला कारण 11वां 12वां, जो उन्होंने यातायात और संचार के साधनों का विकास किया। यातायात की इसलिए ताकि गति बढ़ सके एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की, ताकि अगर कहीं विद्रोह हो तो फटाफट से उस विद्रोह को दबाया जा सके। नहीं तो घोड़े और ऊंटों पे तो जाने में बहुत टाइम लगता था, जबकि अगर गाड़ी हो तो फटाक से वहां जाके उस विद्रोह को दबाया जा सकता था। यातायात प्लस संचार के साधनों का विकास। संचार मतलब टेलीफोन वगैरह, प्रेस वगैरह और फैक्स वगैरह ऐसा कुछ होगा। सॉरी, फैक्स, प्रेस की जगह फैक्स बोलना था। फैक्स वगैरह ऐसा कुछ होगा या जो टेलीग्राफ मशीन होगी तो संचार बढ़ेगा। उससे कोई भी जगह क्रांति हुई तो नजदीक वाली जगहों को सूचित किया जा सकता है, वहां से सहायता बुलाई जा सकती है। तो संचार के साधनों का विकास हुआ, ये अंग्रेजों ने किया। इससे फायदा तो अपनी जनता को भी हुआ था थोड़ा बहुत, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, खराब पहलू भी और सही। अगला 13वां है, 14वां, जो भी 12वां। अगला ये हुआ कि जो आधुनिक, अपना जो सामाजिक ढांचा था ना यहाँ का, वो थोड़ा सा बदल गया। इसलिए क्योंकि आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजों और यूरोपियनों के पास जो विज्ञान साइंस वगैरह थी उसकी शिक्षा। तो उससे क्या हुआ, जो यहाँ पहले ब्राह्मणों का महत्व था वो यहाँ पे कम हो गया। तो आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। उससे क्या हुआ, सामाजिक ढांचे में बदलाव आया, ढांचे में बदलाव आया। और उससे आगे क्या हुआ, ब्राह्मणों का महत्व तो कम हो गया। तो ये फर्क शिक्षा के कारण पड़ा। अब शिक्षा से भी दोनों फायदे हुए, कुछ फायदे भी हुए, कुछ नुकसान भी, लेकिन अपनी संस्कृति को भी कुछ हानि जरूर हुई। अब अगला देखते हैं कि जब ये विद्रोह हुआ तो नहीं तो अपने आजादी पता नहीं कब मिलती, लेकिन कोई एक बार कोई घटना होती है तो उसी से प्रेरित होकर लोग कोशिश करते हैं। तो इस विद्रोह से पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि जनता है वो पूर्णतः अंग्रेज समर्थक नहीं है, क्योंकि जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था। चाहे कुछ जगह पर नहीं लिया हो, लेकिन कोटा जैसी जगहों पर जनता का पूरा सहयोग था। अब कोई इसे, शायद कुछ लोग इसको सैनिक विद्रोह ही कहते हैं, जनता की भागीदारी जीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इससे एक बात सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हुआ? कि जनता अंग्रेज समर्थक नहीं है, जनता अंग्रेज समर्थक नहीं है, ये पता चल गया इस विद्रोह से, जनता की भागीदारी को देखते हुए। और उसी से ही आगे
इस विद्रोह के कारण ही प्रेरणा लेके आगे के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जो भी हुए गांधी जी ने जो किए, तो इस विद्रोह से उन्होंने प्रेरणा ली। तो इससे प्रेरणा लेके या राष्ट्रीय आंदोलन को इससे प्रेरणा मिली और उसी से धीरे धीरे आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ, आजादी मिली। तो जो ये क्रांति थी उसने क्या काम किया? प्रेरणा स्रोत का काम किया। और जो कुशाल सिंह चंपावत जैसे थे वो हीरो बन गए। इस क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनको लोकगीतों में गाया जाने लगा। कुशाल सिंह जैसे लोग, या फिर जो सीकर के दो ठाकुर थे, जवाहर जी डूंग जी, लोटिया जाट, कर्णा, मीणा, ये सब लोगों के दिलों में हीरो की इमेज बन गई। इन लोगों के प्रति इनको अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे और इनको लोक गीतों में गाया जाने लगा। तो इस क्रांति के जो क्रांतिकारी थे उनको लोक गीतों में, और ये दोनों तो डाकू कहलाते थे अंग्रेजों की नजर में, क्योंकि अंग्रेजों को और अंग्रेजों की जो छावनियां होती थी उनको बड़े बड़े सेठों को लूट के गरीबों को देते थे ये। तो उन लोगों के लिए क्या थे? डाकू थे। लेकिन हमारे लोगों के लिए आज भी ये क्या है? उनके लिए तो एक तरह से ये अपन बोल सकते हैं रॉबिन हुड है। उनके लिए अच्छे लोग हैं, क्योंकि सब कुछ जो ये दान देते थे वो गरीब लोगों को ही देते थे लूट के। लोक गीतों में गाया जाने लगा। और इन पे बड़ी बड़ी कहानियां बनने लगी, नाटक बनने लगे, और इनको एक तरह से नायक की तरह प्रस्तुत किया गया। किसकी तरह? नायक की तरह, हीरो की तरह इनकी इमेज बन गई पूरी जनता में। और उसके बाद तो ऐसी चीजें तो जरूर लिखनी है जिसमें आपको उदाहरण देने पड़े कि जो इस क्रांति ने आगे प्रेरणा स्रोत का कार्य किया, और इस क्रांति के जो क्रांतिकारी थे वो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रही और लोकगीतों के वो नायक बन गए, जैसे कि कुशाल सिंह चंपावत, जवाहर जी डूंग जी। और इनके बारे में अपन लोक देवता देखेंगे तब भी पढ़ाएंगे। लोग तो इनको देवता की तरह पूजने लग गए और आज भी इनकी सीकर शेखावटी इलाके में बहुत ज्यादा मान्यता है। अब अगला सबसे अंतिम प्रभाव क्या था कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने जो अयोग्य राजा भी थे उनको भी संरक्षण दिया, क्योंकि राजाओं ने इनका साथ दिया था तो अब उनको संरक्षण देना बनता था। अयोग्य राजाओं को भी संरक्षण दिया। और वो कैसे थे? विलासी थे, और विलासिता पूरा करने के लिए वो काम तो कुछ करते नहीं थे, तो किसानों पर कर बढ़ा देते थे। फलस्वरूप किसान आंदोलन भी प्रारंभ हुए। तो किसान आंदोलन की जड़ अगर अपन देखेंगे तो वो भी इस विद्रोह में कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो इन राजाओं ने क्या लगाए? किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिए, कर बढ़ा दिए। तो कर क्या कर दिए? बढ़ा दिए। इसका अर्थ है जब भी ऐसा तीर लगाओ मतलब बढ़ा दिया, कर बढ़ाए, जिससे कि क्या हुए? किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए। तो ये थे अपने कुछ महत्वपूर्ण क्रांति के परिणाम। और इसके बाद अपन क्रांति की एक दो चीजें और देख लेंगे, जिसमें जो छोटी मोटी बातें हैं बची खुची। अब क्रांति की ऐसी चीजें जो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अगर 1857 की क्रांति की देवी पूछे तो आहुआ की जो इष्ट देवी थी, अपन ने बात की थी, सुगाली माता, 10 सिर 54 हाथ और काले संगमरमर की मूर्ति थी, उठा के ले गए अंग्रेज। और उसके बाद अगर 1857 की क्रांति का स्तंभ, विजय स्तंभ कहां पे है? तो आहुआ में। आहुआ, पाली। और इस क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? क्रांति के सरकारी इतिहासकार ताराचंद।
और जवाहर जी डूंगर जी बता ही दिया कि सीकर इलाके में अंग्रेजी ने डाकू मानते थे, नसीराबाद छावनी को भी लूटा था उन्होंने एक बार, और कुछ खास बचा नहीं है इसमें। ये मैं बता चुका हूं कि शाहपुरा वाले राजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, बूंदी वाले ने भी अंग्रेजों का ज्यादा साथ नहीं दिया। तो ये थी अपनी पूरी 1857 की क्रांति। और अगर भाइयों आपको ये, भाइयों और बहनों, आपको अगर ये मेरा पढ़ाना और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना चैनल स्टडीज ड्यूटी अमोडो मियो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू। पढ़ते रहें स्टडीज ड्यूटी।